Right, welcome to the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj and you're of course watching us on Lemon News. जी हाँ, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज. आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी. मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज. But just in case you forgot the first time, just in case you didn't get it the first time, and of course we are on Lemon News. और आप अपने ईमेल भेजें on insidestory@lemonnews.com. जी हाँ, आज भी हम बात करेंगे दलितों के खिलाफ अत्याचार के बारे में. इतने सालों के बाद भी, 67 सालों के बाद भी, आफ्टर 67 ईयर्स, 67 साल हो गए हैं आज़ादी के. किसकी आज़ादी? काय के लिए आज़ादी? कौन सी आज़ादी? उस दलित से पूछा जाए, उस दलित परिवार से पूछा जाए जिनके सर काट दिए गए, जिनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके न जाने कहां कहां पर फेंक दिए गए अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में. और उसके अलावा उन दलितों से पूछा जाए 25 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक जिन बेचारों को मार के कहां कहां फेंक दिया गया, क्या ये आज़ादी उनके लिए नहीं थी या आज़ादी सिर्फ मेरे और आपके लिए है? इसके बारे में हम बात करेंगे. थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे प्रकाश अंबेडकर जी और उनसे हम ज़रूर पूछेंगे कि आखिरकार आज़ादी का मतलब क्या है. इतने बड़े जनतंत्र का जो मेला अभी हुआ, पहले लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए. ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है. किसका जनतंत्र? किसके लिए लोकतंत्र और किसके लिए गणतंत्र? इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं विदर्भ में. दिवाली के दिन 6 किसानों ने आत्महत्या करी. जी हाँ, 6 किसानों ने आत्महत्या की दिवाली के दिन. उसके बारे में भी बात करेंगे. और उसके बाद बात करेंगे किस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कोऑपरेटिव बैंक की छत्र छाया में 1000 करोड़ का गबन होता है. 1000 करोड़ का गबन होता है और आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया. चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं किया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया. और इस प्रकार से 150 से ज्यादा बैंक हैं, 150 से ज्यादा बैंक हैं. और 15 से 20 साल की अगर कैलकुलेशन की जाए तो 1 लाख करोड़ का गबन बनता है. 1 लाख करोड़ यानी मेरी और आपकी पूंजी. उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लें अब तक की खास खबरें. लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस फर्स्ट. आज है भाई दूज. दिवाली के तीसरे दिन भाई दूज का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है. कांग्रेस के हाल पर बोले चिदंबरम. कहा राहुल सोनिया बढ़ाए कार्यकर्ताओं का गिरा हुआ मनोबल. भाजपा शिवसेना के मेल मिलाप के भारी संकेत, मगर एनडीए के स्नेह भोज में नहीं शामिल होंगे उद्धव ठाकरे. और महाराष्ट्र सदन निर्माण घोटाले में घिरे भुजबल. एनसीपी नेता छगन भुजबल की होगी जांच. जी हाँ, अहमदनगर में एक पूरे परिवार, यादव परिवार को मार दिया गया. निर्मम हत्या की गई उनकी. इस प्रकार हत्या की गई कि जैसे किसी भेड़ बकरी जानवर की नहीं की जाती, उस प्रकार उनको मार दिया गया. उसके पहले 25 अप्रैल से 4 मई तक 4 और दलित युवकों को मार के फेंक दिया गया. जैसा कि मैं कल बोल रहा था, हर 16 मिनट के बाद कोई ना कोई दलित अत्याचार की घटना सामने आती है. हर 18 या 20 मिनट के बाद किसी दलित महिला पर दुर्व्यवहार होता है और एक दिन में एक दलित की तो हत्या होती होती है. और इस वक्त हमारे साथ हैं इसी के बारे में बात करने के लिए प्रकाश अंबेडकर जी. प्रकाश अंबेडकर जी, नमस्कार. नमस्कार जी. नमस्कार. राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं फ्रॉम इनसाइड स्टोरी ऑन लेमन न्यूज़. Mr. Ambedkar, it's a really great pleasure having you with us. But the subject pleasure for me also being with you. But the subject we are talking about is not so pleasurable, certainly. The fact remains that even till today, आज की तारीख में भी अंबेडकर साहब, प्रकाश अंबेडकर जी, हर 16 मिनट के बाद किसी ना किसी दलित के ऊपर कोई अत्याचार होता है. 18 या 20 मिनट के बाद किसी दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है.
और हर रोज किसी ना किसी दलित की हत्या होती है। ये 67 साल की आजादी के बाद है। प्रकाश अंबेडकर जी, आप ये बताएं, अभी अहमदनगर की जो घटना है, एक जाधव परिवार के 3 सदस्यों को इस बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया जैसे किसी भेड़ बकरी का नहीं किया जाता। प्रकाश अंबेडकर जी, आप बताएं, किसकी आजादी, कौन सी आजादी, क्या आजाद देश, बताएं प्रकाश अंबेडकर नहीं, जी। यहाँ जो है मैं ऐसे मानता हूँ कि जी। दलितों को मारने का, काटने का अधिकार समाज अपने आप ही लेता है। वो समझता है कि नहीं, ये अधिकार मेरे पास ही है। जी। यहाँ जब तक सरकार जो है इस पे कार्रवाई, और जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर कि जो अत्याचार करता है जी। उस पर जब तक कोर्ट जो है वो जल्दी से कार्रवाई नहीं करता है और उसको जब तक सजा नहीं होती है, तब तक मैं समझता हूँ कि इस पे कंट्रोल नहीं आएगा। जी। क्योंकि ये जो है कि दलित समाज जो है, आदिवासी समाज जो है, जिसको हम चाहे जैसे चाहे वैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। ये एक मानसिकता बनी है जी। और ये मानसिकता बदलनी है तो सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे और जबरन, जिसको कहते हैं कि समाज को बदलना होगा कि ये इनके मानव अधिकार है, इस मानव अधिकार का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको हम लोग सीधा सजा करेंगे। जी। ये जब तक बातें नहीं आती तब तक मैं समझता हूँ कि दलितों की एक तो ये हत्या जो है बंद नहीं होगी और ना उस पर हम लोग रोक पाएंगे। लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी, ऐसा है कि मैंने बीच में जी, ये भी देखा था कि इनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी दे, जी, इनको आर्म भी करे, लेकिन इनकी मानसिकता जो है वो मानसिकता गन चलाने की भी मानसिकता नहीं है। जी, तो इसलिए इनका मनोबल जब तक नहीं बढ़ता है, जी, इनका दो तरीके से वर्क करना होगा। एक तो इनका मनोबल बढ़ाना होगा, जी, इनको एक हौसला देना होगा, एक हिम्मत देनी होगी। जी। और दूसरी तरफ जो है, जो कोई अत्याचार करता है उस अत्याचारी को तुरंत पकड़ के उसको सजा होनी चाहिए। मतलब लेकिन उसको प्रकाश टाइम बाउंड अंबेडकर होना जी, चाहिए। प्रकाश अंबेडकर जी, खैरलाल जी हाँ, के जो हत्यारे हैं वो तक छूट गए। मैं तो आपके सामने ये बता रहा हूं, खैरलाल जी के हत्यारे तक छूट गए। उन्हें टेक्निकलिटी नंबर 1, नंबर 2, जहां तक के हौसला अफजाई का सवाल है, आखिरकार हम हौसला क्यों नहीं दे पा रहे दलित समाज को, क्यों नहीं दे पा रहे, ये देखिए बताएं। यहाँ जो मैंने जैसे कहा है कि हम लोग जिनके पास न्याय मांग रहे हैं जी। उनकी ही मानसिकता है कि हम लोग इसको इस्तेमाल करें। जी। एक बात, आप कहीं मैं समझता हूँ कि जागृति आई है समाज के अंदर कि ये अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, ना ये देश के लिए अच्छा है। जी। ये जो जागृति है आम आदमी में अभी आना शुरुआत हुई है। जी। और इसका करीब करीब मैं मेरी राजनीति 30-34 आयु की जो राजनीति की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अभी अभी मैं देख रहा हूँ 5-6 साल में देख रहा हूँ कि ये एक नई जागृति नई पीढ़ी में आ रही है कि वह किस पर अत्याचार करना ये गुनाह है और जो कोई अत्याचार करता है उस पर सजा होनी चाहिए। ये युवा पीढ़ी में अभी एक नई जागृति शुरुआत हुई है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है प्रकाश अंबेडकर जी, लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखता हूं। हाँ, तकरीबन 33 या 34 साल हो गए हैं आपको राजनीति करते हुए, यानी आप पब्लिक सही। लाइफ में, आपके सही। पब्लिक लाइफ के कोई 34 साल या 35 साल हो गए, मुझे याद नहीं है सही। एग्जैक्टली। आपने कहा नहीं 33 या 34 34 साल है आपका ये। या जी। हम्म। आपने खुद ने यह महसूस किया होगा, और ये बात मैं न जाने कितने सालों से, कितने वर्षों से मैं देख रहा हूं। मेरी पत्रकारिता के जीवन को भी 30 साल हो गए हैं। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि मैंने खुद देखा है कि जब तक कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं होता तब तक जो भी सरकार है, जो भी एस्टैब्लिशमेंट है, वो आपको सीरियसली नहीं लेती है। सिंपल बात है। सही है। तो क्योंकि दलित बेचारा, इसमें देखिए दो बातें हैं। जी मतलब बताएं। अभी जो है दो बातें हैं कि दलित समाज अपने आप में बटा हुआ है। जी। एक तो ऐसा है कि जिनमें जागृति आ चुकी है, जी। एक वर्ग ऐसा है। अच्छा, वो जो जागृति आ चुकी है उसने 60 साल के अंदर जो है बाबा साहब के साथ में और बाबा साहब के बाद में जी। उन्होंने जो अपनी डेवलपमेंट की है, जी। उस डेवलपमेंट के माध्यम से उन्होंने अपनी सुरक्षिता हासिल कर ली है। जी। दूसरा वर्ग जो है, जी। जो इन मूवमेंट के साथ में जुड़ा नहीं, जी। जो कांग्रेस के साथ रहा, जो बीजेपी, मतलब पुराना जनसंघ था, अब बीजेपी है, शिवसेना है,
इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में जो रहा या सोशल मूवमेंट के साथ में रहा, उनके साथ में जो रहा, उनकी मानसिकता बदली नहीं है जी। और उनकी मानसिकता ना बदलने की वजह से उनमें जान फूकना, ये हम लोग मानते हैं, ये हम लोग के सबसे बड़ा चैलेंज है। राइट। क्योंकि ऐसा देखिए कि अब मेरी बात देता हूँ जी। मैंने 7-8 बार इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन लड़े हैं। जी। हर बार जो है, मान लीजिए कि ये जो कास्ट फैक्टर जो है, जी, ये अलग अलग तरीके से उछाला जाता है जी। अच्छा, एक जैसा है कि वहां पर आप कहिए कि अंबेडकर मूवमेंट का नीला झंडा है जी। तो वहां पर जाके भी है ये नीला और भगवा झंडे का झगड़ा है, आप कहां से हो गए जी। एक बात ये चलती है। दूसरी बात वहां पर ये चलती है कि वे इन्होंने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक अगेंस्ट चलता है जी। उसको आप ओवरकम कर लीजिए। तो तीसरी बात ये आती है कि भैया ये तो समाज अगर ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये तमाम बातें जो है उसमें और एक और चीज आप भूल गए, जो कास्ट, हाँ एक और चीज आप भूल गए, हाँ, अगरबत्ती या मोमबत्ती, याद है या क्या अगरबत्ती, आपको? वो है ना, अगरबत्ती मोमबत्ती वो भी है जी। लेकिन ये मतलब ये जो बात है शटल कास्ट लाइन की जो बातें है, जी हाँ। ये मेरे ख्याल से अभी तक राजनीति जो करते हैं उनके दिमाग से नहीं गई है। जी हाँ। और मैं समझता हूँ कि उसका परिणाम होना शुरुआत हो चुका है। जी। देखिए कि अब ये यादव परिवार जैसा है कि पुलिस कह रही है कि हम किसी को ढूंढ नहीं पा जी रहे, हाँ। मोटिव क्या है वो हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। जी हाँ। एक है ये जो है, एक लेथर्जिक है जी। पुलिस डिपार्टमेंट की भी कि उनको गुनहगार जो है वो ढूंढना नहीं है और उनको लगता है कि भैया कुछ सालों बाद सर इस पर एक कोई और गौर चीज, नहीं प्रकाश करेगा। अम्बेडकर जी, और इस वक्त हमारे साथ हैं प्रकाश अम्बेडकर जी, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक इस पर रिएक्ट करें जो कुछ भी प्रकाश अम्बेडकर जी ने कहा है। प्लीज सेंड इन योर मेल्स ऑन insidestory@lemonnews.com। प्रकाश अम्बेडकर जी, ये 23 साल पहले की घटना है या 24 साल पहले की घटना है, मुझे याद नहीं है, शायद आपको याद होगा, भंवरी देवी, याद होगा आपको? यस, राजस्थान की घटना, राजस्थान की घटना है। जी। सुप्रीम राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट था कि सवर्ण लोग ऐसे कांड नहीं कर सकते, जबरन नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल। molested and तब से raped और also। आज तक, तब से और आज तक, उसके बाद खैरलान जी और उसके बाद अहमदनगर, मतलब क्या दलित समाज भेड़ बकरियों की तरह कत्लेआम के लायक है? क्या इसी के लिए बना के रखा हुआ है इस देश में दलित समाज को? मतलब मैंने सवाल पूछा, आजादी तो किसके लिए आजादी? ठीक है, मैंने वही कहा ना कि देखिए कि वैसे आप जो है, जो जागृति आ चुकी है जी, और ये जागृति ये उसको मिलिटेंट बना रही है जी, और ये मिल्टन जो है उस मिल्टन को अब इन लोग नक्सलवादी का रूप दे रहे हैं जी। लेकिन जिस तरह कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट इनके काबू में नहीं आए, जी, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अभी जो है वो जागनी चाहिए, उन्होंने ठोस कदम उठाना चाहिए। जी। नहीं तो these become fodder for all different kind of organizations. And the Naxalites are very close by as far as Maharashtra is concerned. Let's be very हाँ। clear. So that's a very clear। देखिए ऐसा है कि अब तक मैं हमेशा कहता हूँ कि तुमने अगर स्विमिंग पूल बनाया तो तैरने के लिए तो लोग आएंगे ही। बिल्कुल। वैसे ही तुमने अगर किसी एक समाज के साथ उत्पीड़न की बात करते रहे जी, तो वो तो फॉर्डर बनता है। मतलब जो डेमोक्रेसी, सोशल रेवोल्यूशन, सोशल डेमोक्रेसी इनको मानते हैं, ये बातें करते रहेंगे। जैसे हम लोग के पहले जो था जनरेशन जो थी वो थी, कम्युनिस्टों की जनरेशन थी वो कह रही थी, सोशलिस्टों की जनरेशन थी वो कह रही थी। बदलाव कुछ आए, हम लोग नहीं कह रहे कि बदलाव नहीं आया है, लेकिन फिजिकल वायलेंस का जो है वो अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा बढ़ रहा है। But Mr. Ambedkar, don't you think, I'm asking you a very personal question, ये आपसे एक बड़ा व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। इस वक्त हमारे साथ है प्रकाश अम्बेडकर जी। प्रकाश अम्बेडकर जी, आप खुद कितने डिसअपॉइंटेड हैं? आपको खुद को कितना अफसोस हो रहा है कि 67 साल के बाद भी आज की तारीख में दलित समाज को इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है? आप खुद क्या महसूस कर रहे हैं, ये बताएं। मैं बता, बीच में जो है वो फिजिकल वायलेंस थोड़ा सा कम हुआ था जी,
लेकिन अभी जो है दोबारा मैं देखता हूँ कि फिजिकल वायलेंस बढ़ रहा है। जी, और अभी के वक्त में अगर फिजिकल वायलेंस बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ कि वो समाज के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। राइट, क्योंकि अभी जो है वो क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास लीडरशिप की वैक्यूम है। जी, वैसे दलित समाज की में भी लीडरशिप की वैक्यूम बनते जा रही है। जी, और अगर कोई लीडरशिप नहीं है तो फिर ग्रुप फॉर्म होंगे और वो ग्रुप फिर वायलेंट वे से चलना शुरुआत करेंगे। तो गवर्नमेंट के हाथ में तुम कितने जन मारोगे? मैं गवर्नमेंट को सीधा पूछता हूँ कि आपके पास गन है, ठीक है, आप 2-4 जन को गोली मारने 2-4 जन को आप गोली मारोगे, लेकिन कितने जन को मारोगे आप? दुरुस्त बात। और ये सरकार को सोचना चाहिए। सोसाइटी ने और सरकार ने दोनों ने सोचना चाहिए कि क्या वो अपने लोगों को ही गोली मारने वाले हैं जस्ट बिकॉज वो अपने अधिकार मांग रहे इसलिए। That's right, and that is sad. और वैसा है कि ऑल इंटरनेशनली इंडियन कम्युनिटी शुड नाउ थिंक दैट दे आर कंडेम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Right. for the same reason that they speak in different languages and they behave in a different language. Yes. करनी और करती दोनों में अंतर है इनका। जी बिल्कुल, मतलब मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर एक हिंदुस्तान है और खैरलांजी और अहमदनगर में एक और हिंदुस्तान है। सही है। Right, you heard him. Right. Mr. Prakash Ambedkar, thank you so much for talking to us. Thanks. Great pleasure as always talking to you. Thank you so much. Sure, thanks. And you heard him. Do send in your emails on insidestory@lemonnews.com. You heard him. क्या कहा प्रकाश अंबेडकर ने? आखिरकार आंदोलन हिंसात्मक हो सकता है, हिंसा फैल सकती है, सिर्फ आप अकेले ही हिंसा नहीं कर पाएंगे दलितों के ऊपर, अगले दिन दलित भी बंदूक उठा सकता है, फिर आप क्या करेंगे? कितने दलितों को मार देंगे? सोचने वाली बात है, यह सोचने वाली बात है। अपने ही लोगों के ऊपर अगर अत्याचार करोगे, अपने ही लोगों का कत्लेआम करोगे, तो एक ना एक दिन ऊंट तो करवट लेगा ही। Let's take a look at what has happened so far. Let's take a look. दलितों पर फिर शुरू हुआ अत्याचार। खैरलांजी हत्याकांड के बाद पाथर्डी हत्याकांड, एक ही दलित परिवार के 3 सदस्यों की निर्मम हत्या, दलित अत्याचार की पुनरावृत्ति। कुछ साल पहले महाराष्ट्र में हुए खैरलांजी हत्याकांड को आज तक लोग भुला नहीं पाए। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दलित अत्याचार का और एक ताजा मामला सामने आया है। दिनांक 20 ऑक्टोबरच्या रात्री जवखेडे खालसा या गावातील श्री जाधव कुटुंबीय हे आपल्या शेतातील घरात असताना ते कुटुंब प्रमुख संजय जाधव, त्यांची पत्नी जयश्री जाधव आणि त्यांचा मुलगा सुनील जाधव या तिघांची हत्या झालेली आहे। हत्या करून त्यांच्या शरीराचे तुकडे करण्यात आलेले, ते विहिरीत टाकण्यात आलेले होते। याबाबत जशी माहिती मिळाली त्याचवेळी या प्रकरणी त्यांचे नातेवाईक प्रशांत जाधव यांच्या तक्रारीवरून हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। इस हत्याकांड से फिर एक बार दलितों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह सा लग गया। अहमदनगर जिले में हुए इस दलित हत्याकांड से महाराष्ट्र जैसे पूर्वगामी राज्य में एक बार फिर पिछड़ी जाति के बीच दहशत का वातावरण निर्माण हो गया। वहीं दूसरी ओर दलित हत्याकांड से राजनीतिक हलकों से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आणि अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सातत्याने अत्याचार होत आहेत। सोनईचा हत्याकांड असेल, खर्ड्याचा असेल आणि आता जवखेडाचा असेल आणि इतर ठिकाणी अत्याचार झालेले आहे। त्यामुळं या जिल्ह्याला अत्याचारग्रस्त जिल्हा म्हणून जाहीर करावा अशी एक आमची आरपीआयच्या वतीनं मागणी आहे। त्याचबरोबर या प्रकरणामध्ये जे कोणी आरोपी असतील त्या आरोपींना ताबडतोब पकडून एका आठवड्याच्या आतमध्ये पोलिसांनी ताबडतोब त्यांना पकडलं पाहिजे आणि त्यांना फाशी शिक्षा झाली पाहिजे अशा पद्धतीची आमची मागणी आहे। तर आम्ही मागणी करतोय की ही केस जी आहे, ही घटना घडलेली आहे, ती दुर्दैवी आहे, निर्गुण आहे आणि याची तात्काळ चौकशी करून त्या नराधमांना कडक शासन व्हावं, फाशीची शिक्षा होईल। अन्यथा या अनेक जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारच्या घटना ह्या सातत्यानं घडत जातील आणि त्यासाठी पायबंद घालणं फार आवश्यक आहे। फिलहाल इस मामले को खैरलांजी हत्याकांड के समान ही देखा जा रहा है। भंडारा जिले के खैरलांजी गांव में भी भोत मांगे परिवार के 3 सदस्यों को गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने मौत के घाट उतार दिया।
कुछ इसी तरह अहमदनगर जिले में रहने वाले जाधव परिवार के 3 लोगों की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। बहरहाल हत्याकांड की इस वारदात के बाद प्रशासन सख्ते में आ चुका है। खैर, इस हत्याकांड की जड़ में कोई भी कारण छिपा हो, लेकिन जो कुछ हुआ और जैसे हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, लमन न्यूज, मुंबई। जहां ये तो रही बात दलितों के ऊपर अत्याचार की। दलितों के ऊपर अत्याचार, दिवाली हो या ना हो, आजादी दिवस हो या ना हो, गणतंत्र दिवस हो या ना हो, दलितों के ऊपर अत्याचार की जो कहानी है वो बिल्कुल एकता कपूर के सीरियल की तरह चलती रहती है, वो खत्म नहीं होने वाली है। जहां तो किसकी आजादी, किसकी दिवाली? और अगर दिवाली की बात करते हैं तो किसकी दिवाली? विदर्भ में दिवाली के दिन 6 किसानों ने आत्महत्या की। 6 किसानों ने, जी हां, 6 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड। 6, 4 यवतमाल से, 1 अकोला से और 1 और अमरावती से। दैट्स राइट। These are the farmers who committed suicide in the 24 hours leading up to Deepavali, leading up to Lakshmi Puja. And where what should have been a time for rejoicing after the Kharif crop, they had to commit suicide. The erratic monsoon led to farmers having to spend thrice for sowing, fertilizers and pesticides, damp conditions, increased pest attacks and fungal infestation on as much as 50% of the cotton, soya and paddy crop, leading to massive losses. This aggravated the agrarian crisis sweeping the region since 2001, which has seen over 11,029 farmer suicides to date. और एक और चीज आपको बता दूं कि 2014 में, जब ये हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए है, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं कि 2014 में 906, जहां 906 किसानों ने आत्महत्या की है। और इसी के बारे में बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र, बहुत आदरणीय सम्माननीय किसान नेता जनाब किशोर तिवारी जी। किशोर तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार राजू जी, नमस्कार। किशोर तिवारी जी, मैं आपको हैप्पी दिवाली नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस दिवाली में आपके लिए कुछ हैप्पी होगा। 6 किसानों ने आत्महत्या करी विदर्भ में, 4 यवतमाल से, 1 अकोला से और 1 अमरावती से। आपसे जानना चाहता हूं कि तकरीबन 50% जो क्रॉप है खरीफ की, इस बार जो जानकारी मुझको है, आप जरा इसमें सुधार कर दें, 50% ऑफ द क्रॉप हैज बीन डिस्ट्रॉयड फ्रॉम व्हाटएवर आई नो। इज दैट ट्रू सर? बराबर। क्या हुआ कि 25 अगस्त तक तो बारिश ही नहीं आई जी। एक निसर्ग का पहली बार प्रकोप हुआ कि 25 अगस्त, और 25 अगस्त से 15 सितंबर तक बारिश आई जी। और उसके बाद जो बारिश चली गई तो आज कुछ बादल छाए। लेकिन इस बीच में जो हमारे यहाँ करीबन 30 लाख हेक्टेयर के अंदर जो नकद है, जो हम ड्राईलैंड फार्मर जो करते हैं, एक कपास और सोयाबीन, तो ये दोनों फसलें उजड़ गई है अभी जी। इतनी गंभीर परिस्थिति है कि मैं भी सोच भी नहीं सकता था कि ये चुनाव के जब चल रहा था, दशहरे से दिवाली तक, करीबन 62 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 62 किसानों ने आत्महत्या करी चुनाव प्रचार के दौरान। जी बताएं। यवतमाल जिला ऐसा जिसमें 24 की, और अभी तो 4 किसानों की आत्महत्या हुई, और अकोला, और अभी तो कल दिवाली और है, ये पूर्व संध्या पे हुई, तो कितनी खबरें अभी आएगी मुझे मालूम नहीं। लेकिन हालात ऐसे थे कि किसानों के घर में खाने को अनाज नहीं था। मैंने एक गांव में अभी पूछा तो बोले पटाखे क्या फोड़ेंगे, फुटाने खाने को नहीं है। तो परिस्थिति इतनी गंभीर है कि अब कैसा है कि 15 तारीख तक यूपीए की सरकार, 15 साल तक यूपीए की सरकार थी, हमने उनसे बहुत वादे लिए, बहुत सारे पैकेजेस आए, लेकिन राहत नहीं मिली। अब केंद्र में भी हमने, यहाँ के पूरे किसानों ने इनको वोट दिया, मोदी जी को जी। और राज्य में भी अभी आपने देखा कि सारे विदर्भ में करीबन सारी सीटों पे ही विदर्भ के भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। जी हाँ। और 44 सीटों पे तो जीते, और हारे भी 8-10 जगह को बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो एक मुस्त किसान इनके साथ रहे। लेकिन कैसा है,
अब मुझे किसान फोन करके पूछ रहे कि ये कब बात करेंगे। जी। देखो कैसा था कि जब लोकसभा आई थी तो गोपीनाथ जी मुंडे और उद्धव जी ये साथ में हमारे विदर्भ में घूमे थे, तो कहा था इन्होंने खामगांव में कि हम इनके सब किसानों के कर्जे माफ करेंगे। और मोदी जी जब आए थे तो हमने चुस्त दुरुस्त तरीके से उनसे सवाल किया था किसानों के चाय पे चर्चा पे भी कि आप इसमें क्या देते, तो उन्होंने कहा कि ये समस्या की जड़ है कि किसानों को दाम नहीं मिलते, दूसरा किसानों को बैंकों से कर्जा नहीं मिलता, दूसरा फसल लेने की पद्धति, इसमें मुझे परिवर्तन चाहिए। लेकिन ये सब बातें वो आज भी कह रहे थे। अभी पूरे जगह पे एनडीए की सरकार लाने के लिए ये कह रहे थे और प्रचार के दौरान भी मोदी जी ने कहा कि किसानों की आत्महत्या के लिए जो सरकार थी एनडीए की, अपनी इसकी यूपीए की, कांग्रेस और एनसीपी की, वो जवाबदार थी कि उनकी नीतियां खराब थी। अब राजू जी बहुत महत्व की बात है कि करीबन 100 दिन की सरकार हो गई। 100 दिन से ज्यादा जनाब, आप भूल रहे हैं, 4 महीने से ज्यादा, 5 महीने होने को जा रहे हैं सरकार को। जी हाँ, तो अरुण जेटली जी का बजट भी आया, लेकिन कास्ट के लिए, एग्रेरियन क्राइसिस के लिए या एग्रीकल्चर पॉलिसी पे कोई ड्रास्टिक चेंज मुझे नजर नहीं लेकिन आया। किशोर तिवारी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, 1 मिनट, जरा मेरी बात सुन लें। इस विषय के ऊपर हम लोगों ने पहले भी बात की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने शिवाजी पार्क में एक रैली हुई थी, उसके दौरान यह कहा था कि विदर्भ का किसान आत्महत्या करता है, महाराष्ट्र में विदर्भ के कपास का किसान आत्महत्या करता है, और गुजरात में जो कपास उगाता है वो अपनी कपास को उगा करके चाइना को एक्सपोर्ट करता है। ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं और यहां पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, तो यहां का किसान भी इतना सक्षम होगा कि अपनी कपास को, अपनी उगाई हुई कॉटन को वो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। किशोर तिवारी जी बताएं। देखो कैसा है कि गुजरात के किसान 1 हेक्टर के अंदर अगर जो लिंट है वो अगर 5 क्विंटल लेता है और मेरा किसान अगर 2 क्विंटल लेता है लिंट यानी रुई, तो अगर उपज ही अगर मेरे पास 30% है तो मैं क्या करूं। दूसरी बात, अगर निसर्ग साथ नहीं दे तो क्या करूं। अब देखो केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ प्रांत के किसानों की समस्या जानने वाले सीएम भी बन रहे हैं जी। तो अब हमारे पास चॉइस नहीं है। मैं राजू जी आपके माध्यम से कहता हूं कि मोदी जी ने जो कुछ कहा उसको इम्प्लीमेंट करना की बहुत जरूरत है। अभी तो ये किसान जो आत्मघात कर रहे हैं उनको राहत चाहिए, उन्हें अनाज दो, उन्हें ये फसलें उजड़ गई है तो राहत दो, उनको क्रेडिट रिस्टोर करो। दूसरा जो आपने कहा कि कॉटन का एक्सपोर्ट का एनवायरनमेंट करो और प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। That's right. हमारे पास सब रिकमेंडेशन भी है, हमने बहुत सारे एक्सपर्ट पैनल की राय भी है। आप खुद जानते हैं कि आपने मुझे आपके शो में 100-150 बार तो बात की है। सब चीजें हमारे पास है, लेकिन क्या सरकारें कब करेगी? क्या ऐसा होगा 11-12 हजार किसान आत्मघात कर ले, दिवाली के दिन 6 अगर आत्मघात होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई। और दूसरी चीज ये तो बात रही, लेकिन अगर चलिए ठीक है, मैं ये मान करके चलता हूं कि भाई महाराष्ट्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, चलिए हमें इतना ज्यादा डिप्रेसिव नहीं होना चाहिए, लेट अस गिव देम अ चांस। मैं ये कहता हूं कि चलिए हम आपको अवसर देते हैं, लेकिन इस अवसर के दौरान ये हम जरूर विनती करेंगे और मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूं, अगर आप मुझसे सहमत हैं तो आप जरूर कहें कि जैसा आपने खुद ने कहा, आपको याद होगा मेरी और आपकी बातचीत के दौरान यह बात सामने आई थी कि महाभारत में भी कोई 50 से 250 के करीब कॉटन की डिफरेंट वैरायटीज का जिक्र है। आज की तारीख में वो इंडियन कॉटन की वैरायटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो आपको लगता नहीं है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जो बार बार स्वराज्य की बात करती है, सुराज्य की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, भारत के इतिहास की बात करती है और भारतीयता की पुनर्स्थापना की बात करती है, क्या उसको जो इंडिजिनस कॉटन की जो डिफरेंट वैरायटीज हैं उनको जरा बढ़ावा देना चाहिए? किशोर तिवारी जी। देखो मोदी जी तो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। पहले आपने एक मुद्दा मुझे कहा था जी, देखो 5 साल के लिए तो केंद्र में हमने मोदी जी को चुना है जी, महाराष्ट्र में भी मोदी जी के कहने पर उनकी सरकार को हमने चुना है जी। अब हम उनके साथ 5 साल है और रहेंगे। पेशेंस तो हमारे है, क्योंकि चॉइस कुछ नहीं है। चॉइस कहाँ है? मुझे बताओ,
अभी संघर्ष का तो ऐसा मौसम नहीं है। जो जी। किसान आत्मघात कर रहे हैं वो क्या संघर्ष करेंगे। दूसरा आपने बोला कि परंपरागत खेती या भारत की खुद की खेती जी, पूरी बर्बाद हो गई ये हरित क्रांति के अंदर। That's तो right. क्या वो दूसरी हरित क्रांति में इसको स्कोप है क्या? जी। अगर सरकार कहते कि टेक्नोलॉजी के नाम पर हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ चले जाएंगे तो फिर NDA 2 नहीं है तो UPA 3 हो जाएगा। That's तो right. इस पर कोई बात नहीं कर रहा ना। मेरी ये बात है कि गंभीरता से ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मेरी 250 वैरायटी थी वो पूरी की पूरी चले जी। गई और किसी एक सिंगल कंपनी को मैं आउटसोर्स कर बैठा हूँ। मैंने क्या उगाना चाहिए और खेती में किसान क्या करेगा और उसको क्या कितने दाम में क्या लेना है, तो फिर क्या स्वातंत्र रहा और क्या स्वराज्य रहा और कहाँ वो स्वदेशी रहा। तो ये सब लोग जो है ये मैं अगर आप कहूँगा तो मैं कड़ू बात कह रहा हूँ, ये तो पाखंड है। पाखंड अगर है, बिल्कुल। है दुरुस्त बात। अगर तो पाखंड छोड़ना पड़ेगा और जमीन पे आके किसानों को बचाना पड़ेगा। That's right. अगर 5 महीने में आप राहत दे नहीं पाए तो 5 साल में दे नहीं पाएंगे, ऐसी सोच न हो जाए। जी, दुरुस्त बात है। और आज मुंबई शहर में ही है नरेंद्र मोदी जी। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई उनको हमारे प्रोग्राम के बारे में बताएगा, कोई ना कोई उनको हमारे प्रोग्राम के जो हम लोगों ने बातचीत करी है उसका जिक्र करेगा, क्योंकि एक बार फिर किशोर तिवारी जी, सिर्फ अकेले हम ही हैं आज की तारीख में, अकेले हम ही हैं जो किसानों की आत्महत्या के बारे में बात कर रहे हैं। अकेले हम डुगडुगी बजा रहे हैं, अकेले हम चिल्ला रहे हैं, अकेले मातम कर रहे हैं कि भाई हमारे किसानों को बचाओ, हमारे देश को बचाओ, हमारे देश की जो खुद की इंडिजिनस वैरायटीज हैं उनको बचाइए, क्योंकि उसी से असल आज़ादी मिलती है, उसी से असल स्वराज्य है, वरना जैसा आपने कहा पाखंड है। किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। किशोर तिवारी जी साफ तौर पर कहते हुए कि जो 250 वैरायटीज थी हमारी इंडिजिनस कॉटन की, इंडियन कॉटन की, देव ऑल बिन डिस्ट्रॉयड, वो आज की तारीख में नहीं है। क्या फायदा ऐसी आजादी का, क्या फायदा ऐसे स्वराज्य का, और कौन सा सुराज्य? स्वराज्य तो छोड़ दीजिए, आप सुराज्य की बात कर रहे हैं। पहले स्वराज्य आएगा उसके बाद ही सुराज्य आएगा। आज की तारीख में अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हो, मोनसांटो हो, कारगिल हो, उन सबको आप अपने भविष्य को बेच चुके हैं, भविष्य को आपने गिरवी रख दिया है। तो देश कहां से तरक्की करेगा? और अगर तरक्की करेगा तो सिर्फ कुछ चंद लोग तरक्की करेंगे, वो भी मल्टीनेशनल्स के कहने पर। राइट? टाइम फॉर अस टू टेक अ ब्रेक, टाइम फॉर अस टू टेक अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। When we come back, we will talk about, once again, another subject. I'm afraid to say again a very depressing subject, the manner in which lakhs of crores of rupees have just disappeared. They have disappeared in the forms of bad loans, in the forms of NPAs, and it has been done by whom? By cooperative banks and credit societies. We'll talk about that as soon as we come back after a very short break. You take a look at the headlines. We'll be back in just a minute. जम्मू कश्मीर और झारखंड में हुआ विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 चरणों में मतदान की घोषणा। स्वच्छ भारत पर मोदी ने की मीडिया की तारीफ, कहा आपने कलम को झाड़ू बना दिया। केजरीवाल ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी कर रही है वोटर लिस्ट में हेरफेर की कोशिश। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के संपत्ति में हुआ इजाफा, 5 महीने में बढ़े 10 करोड़ 46 लाख। Right, welcome back.
You're watching the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj and we are of course on Lemon News. और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम बात करेंगे शायद ऐसे स्कैम के बारे में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। जी हाँ, सिर्फ एक बैंक की अगर बात ना की जाए बल्कि बाकी जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सबको अगर मिला दिया जाए और पिछले 20 साल में कितना गबन हुआ है उसकी अगर बात की जाए तो रकम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बनती है विदाउट इंटरेस्ट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे पुराने मित्र प्रदीप नाम्बियार जी। जी हाँ, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार, एक्टिविस्ट एंड ऑफ कोर्स द मैन हु हैज बीन रिस्पॉन्सिबल टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट फॉर awareness with regard to deemed conveyance and SRA, and we'll also have Mr. Rajesh Mishra with us, associated with various credit societies and credit cooperative societies, और उनसे हम पूछेंगे कि वास्तविकता में ये हो क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले देख लें अब तक की खास खबरें। Let's take a look at the headlines. जम्मू कश्मीर और झारखंड में हुआ विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 चरणों में मतदान की घोषणा। स्वच्छ भारत पर मोदी ने की मीडिया की तारीफ, कहा आपने कलम को झाड़ू बना दिया। केजरीवाल ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी कर रही है वोटर लिस्ट में हेरफेर की कोशिश। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के संपत्ति में हुआ इजाफा, 5 महीने में बढ़े 10 करोड़ 46 लाख। जाम। और इसके पहले कि हम बात करें प्रदीप नाम्बियार जी से और राजेश मिश्रा जी से, सबसे पहले देख लें कि आखिरकार ये मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम है क्या। जनाब प्रवीण दारेकर इसके चेयरमैन हैं, कदम साहब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जनरल मैनेजर हैं, और 500 करोड़ का इसमें गबन दिखाया गया है या 500 करोड़ का लॉस दिखाया गया है। वो वास्तविकता में गबन है या नहीं, इसके ऊपर तो खैर इन्वेस्टिगेशन होगी। प्रवीण दारेकर जी से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, आगे भी की जाएगी। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। तो ये असल में क्या ओवरसाइट है, बेवकूफ़ी है, गलती है, जेन्युइन गलती है, या फिर ये एक साजिश है लोगों को लूटने की, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले देख लें कि असल में ये है क्या। पिछली कांग्रेस एनसीपी अघाड़ी सरकार के दौरान हुए महाघोटालों को भुनाकर बीजेपी ने जनता से वोट मांगकर जीत हासिल कर ली है और अब महाराष्ट्र में बनने जा रही बीजेपी की नई सरकार के साथ ही लोगों में उन घोटालेबाजों पर कार्रवाई को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। क्या बीजेपी वाकई में उन तमाम घोटालों पर ठोस कार्रवाई करेगी या फिर महज चुनाव तक ही बीजेपी का ये मुद्दा रह जाएगा। महाराष्ट्र में सिंचन और मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जैसे कई घोटालों का जिक्र खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान किया था। और यहाँ 15 साल से एक के बाद एक कांग्रेस और एनसीपी की युति के जो मुख्यमंत्री बैठते हैं, उन्होंने क्या किया? इतने घोटालों की भरमार की है कि घोटालों की सूची मुझे दी है अभी प्रदेश नीति ने। चारा घोटाला, इरिगेशन घोटाला, आदर्श घोटाला, मध्याह्न भोजन घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान घोटाला, गोबर खाद घोटाला, रोड निर्माण घोटाला, घोटाला। एक तरफ जहां सिंचन घोटाला पूरे चुनाव भर एनसीपी के लिए चुभता रहा, वहीं करोड़ों रुपयों का मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला भी काफी सुर्खियों में रहा। इस घोटाले में कई तरह की अनियमितता बरती जा चुकी है और ईमानदार अफसरों द्वारा इस पर ठोस कार्रवाई करने की सिफारिश भी की गई है, लेकिन असल दोषी लोगों पर अब तक महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी अघाड़ी सरकार मेहरबान रही। हालांकि यह मामला मुंबई उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। हमारी
हाईकोर्ट से यही मांग है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की है, तो इसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन और पूरी की पूरी जांच सीबीआई के मार्फत से होनी चाहिए और ये पूरा केस सीबीआई की निगरानी के अंदर, हाईकोर्ट की निगरानी के अंदर चलाया जाए और जो भी कल्पित है उसको पूरी सजा मिले और गरीब और भोली भाली जनता का पैसा वापस मिले। ऐसे में अब मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और एमएनएस के विधायक प्रवीण दरेकर खुद विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं और अब दरेकर द्वारा बीजेपी का दामन थामने की भी खबरें आ रही है, जिससे इस घोटालों पर राज्य की नई बीजेपी सरकार द्वारा किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद रखी जा सकती है, इस पर भी सवाल उठ सकते हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आने के साथ सरकार बनाने के लिए बिना शर्त एनसीपी भी समर्थन देने का प्रस्ताव बीजेपी को दे चुकी है, जिससे सिंचन और मुंबई बैंक जैसे घोटालों पर बीजेपी को भी सरकार बनाने के साथ अपनी भूमिका साफ करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। और एक बार फिर मैं खुला निमंत्रण देता हूं प्रवीण दारेकर जी को कि वो यहाँ लेमन में फ़ोन करें या खुद आएं और खुद अपना पक्ष सामने रखें और ये बताएं कि भाई ये 500 करोड़ का फिगर, 1000 करोड़ का फिगर, 1200 करोड़ का फिगर कहाँ से आया, और जो 29 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर बैंक ने ये कहा है कि इन लोगों ने हमें पैसा देना बंद कर दिया और उसके बाद ये प्रकाशित हुआ कि इन लोगों ने पैसा ले लिया था लोगों के नाम पर और लोगों को मालूम तक नहीं है कि उनके नाम पर पैसा लिया गया। इससे ज्यादा बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदीप नाम्बियार जी और राजेश मिश्रा जी। प्रदीप, isn't that strange? And once again, let me invite Mr. Praveen Darekar. Let him come over here to Lemon, or let him call us up and at least present his point of view. After all, he was the chairman, or he is the chairman of the Mumbai Central District Cooperative Bank. First, you, Pradeep, aap bataएं. Sir, this is, as we were discussing even yesterday, the greatest incitement to crime is a hope of escaping punishment. और लगातार हम देख रहे हैं कि जो टॉप ब्रास है, जो टॉप ब्रास ऑफ द बैंक, वो अब तक EOW के स्कैनर के बाहर है। स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स, द मिनिस्टर ऑफ कॉपरेटिव्स आर नॉट टेकिंग एन एक्शन अगेंस्ट हिम। पूरे जो महाराष्ट्र के एनफोर्समेंट एजेंसीज है, दे हैव फेल्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर बैंक, द बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉपरेटिव। द पॉइंट इज, किस प्रकार, हर प्रकार से घोटाला है सर। Every aspect, every act But of theirs shows. Is it actually a fraud or is it a genuine mistake? Mr. राजेश मिश्रा, आप बताएं, क्या ये जेन्युइन गलती है? प्रदीप, मतलब क्योंकि प्रदीप जी इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये घोटाला है, आप बताएं ये घोटाला है कि ये जेन्युइन एरर है? नहीं, ये जेन्युइन एरर हो ही नहीं सकता है, ये पूरी तरह से घोटाला है जी। और इसमें चेयरमैन और बैंक के पूरे डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि विशेष लेखा परीक्षक ने जो सोसाइटियों को बोला कि लोन नहीं देना है, ये ऑलरेडी फर्जी काम किए हुए हैं और उनको उसी दिन लोन पास होता है और उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास में है जी। और ये पता होने के बाद भी उनको इनका रेफरेंस जाता है कि हाँ, इनको लोन दे दिया जाए। पिछले लोन इनके फ्रॉड हैं, ऐसे ऐसे लोगों के अकाउंट खोले गए जो एक्सपायर हो चुके हैं, बैंक में गए नहीं, केवाईसी नॉर्म पूरे नहीं हुए। ये पूरी तरह से दबाव में ये लोगों ने काम किया हुआ है। किसके दबाव में? चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स के दबाव में बैंक। चेयरमैन यानी प्रवीण दारेकर। और बाकी डायरेक्टर्स कौन थे इस बैंक के? ये शिवाजी नालावड़े हैं और भी तमाम डायरेक्टर्स हैं, बट इन लोगों के रोल काफी बड़े हैं दोनों। प्रदीप, आप बताएं। सर, एग्जैक्टली, प्रवीण दरेकर, शिवाजी राव नालावड़े, इफ यू सी द एंटायर स्कैम, वो अलग अलग गुटों में बांटा हुआ है। फर्स्ट इज लेबर सोसाइटी स्कैम। लेबर सोसाइटी, फर्जी लेबर सोसाइटी क्रिएट किए गए जिसका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। fraudulent labor societies were created which are not recognized, unauthorized, no registration. इनके अकाउंट्स खोले गए और इनमें पैसा दो, नियरली 100 करोड़ के ऊपर इस लेबर सोसाइटी स्कैम में, more than 100 करोड़। बोगस लोन्स गिवन टू कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, बोगस क्रेडिट सोसाइटीज क्रिएटेड, अकाउंट खोला गया, उसमें पैसा डाला गया। दिस इज अराउंड 200 to 500 करोड़, यानी टोटल क्यूमुलेटिव लॉस देखेंगे 500 करोड़ के आसपास। You go again, लेकिन ये जो 500 करोड़ का फिगर बता रहे हैं, ये तो रीसेंट फिगर है। वास्तविकता में अगर आप पिछले 10 साल का फिगर देखें तो जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, राजेश मिश्रा जी आप जरा इसको करेक्ट कर दें, तो वो कोई 1200 करोड़ के ऊपर है, 1500 करोड़ के ऊपर है, 1500 करोड़ के ऊपर। चलिए, मेरी मुझसे गलती हुई, ये जो आई एम एरिंग ऑन द लोअर साइड, यानी 1500 करोड़ से ज्यादा, 1500 करोड़ से ज्यादा है। और ये रिसेंट फिगर है जो 4-5 सालों में ये लोगों ने घोटाला किया है, उसके पिछले घोटाले जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा फिगर होता है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब पता होने के बाद भी, गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आने के बाद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है।
You won't believe the loan जो इनके कार्यशील, the area of operation is Mumbai, Greater Mumbai. एक ऐसा है कि इन्होंने मध्य प्रदेश में जाके लोन दिया है, मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, 150 crores, and after that loan the company, that institution went into liquidation. आप समझ, लोन देने के बाद एक तो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिनिस्ट्री से परमिशन ने लिया, न रजिस्ट्रार से परमिशन लिया, आपने ऑलरेडी दे दिया, और देने के बाद दैट एंटिटी वेंट इनटू लिक्विडेशन, द मनी इज गॉन, नाउ द एंटायर रिकवरी प्रोसेस, आपको मालूम है लिक्विडेशन प्रोसेस इज सो ह्यूज, 20-25 साल तक पैसे तो आता ही नहीं है. एंड सेकंड थिंग इज लोन टू शुगर फैक्ट्रीज. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द मेजर थिंग हाउ बीजेपी इज गोइंग टू हैंडल इट. Because sugar cooperatives, sugar barons all across Maharashtra is a big movement, a cooperative movement. और ऐसे sugar mills और factories को पैसे दिए, societies को पैसे दिया है, they have gone into liquidation, they have gone bust, they are running into losses, and look at the amount that we are talking about, totally around 900 crores only to the sugar cooperatives. So look at the scam that we are talking about. Cumulatively, जैसे मिश्रा जी ने आपने कहा 1,500, yes, that's a cumulative. But if you look in divisions of crime, every segment they have pumped in money in a fraudulent manner, unauthorized manner. The society is not registered. राजेश मिश्रा जी, आप ये बताएं, क्या आप भी इस बैंक के साथ एसोसिएटेड थे? नहीं, हम एसोसिएटेड हैं भी, अभी मुंबई बैंक में हमारे अकाउंट है, बिकॉज हर एक जितनी भी क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनको सबको मुंबई बैंक में अकाउंट रखना पड़ता है. नॉट इवन क्रेडिट सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज, लेबर सोसाइटी, जितनी टाइप की सोसाइटीज हैं उनके अकाउंट कंफर्म इसमें रखने पड़ते हैं. जी, आप ये बताएं अल्टीमेटली क्या होता है कि जितने लेकिन आप ये बताएं, चलिए वो तो ठीक है, वो तो कल मतलब इस जो उसकी कानूनी चीज है उसके बारे में भी हम जाएंगे, लेकिन आपको इस स्कैम के बारे में किस प्रकार मालूम पड़ा, वो जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं. हम लोगों को पिछले 6 महीने के पहले ही पता चल गया था, जब ही इन्होंने सोसाइटीज के ऊपर कुछ एक्शन लेना चालू किए थे, तभी कंप्लेन किया गया और उससे पूरा रिपोर्ट आई है, जो ऑडिटर की रिपोर्ट है, स्पेशल ऑडिटर जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, उन्होंने रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि इन्होंने ये गलत काम किया है, लोन भी गलत तरीके से दिया है. रिपोर्ट आने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और रिपोर्ट ऐसी की ऐसी रख दी गई है. लेकिन बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, साफ तौर पे 500 करोड़ का गबन हो गया, उसके पहले 1500 करोड़ का लॉस हो गया. अब आज की तारीख में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना स्ट्रिक्ट है कि कहीं पर भी दिखता है कि भाई 200 करोड़ का एनपीए भी है, 300 करोड़ का एनपीए भी है, स्पेशली कोऑपरेटिव सेक्टर में, वहां तो उसका बैंक का लाइसेंस एकदम फौरन रद्द होना चाहिए. आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, राजेश मिश्रा जी बताएं. बिकॉज ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, बैंकों की पेरेंट बॉडी है, तो इसको जल्दी ये नहीं करते हैं, और प्लस इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हुआ है. एनसीपी और कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी वो पूरी तरह से इनको सपोर्ट कर रही थी. इसके बावजूद के प्रवीण दारेकर जी जो हैं वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हैं. प्रदीप. Exactly, sir. If you see the magnitude of crimes और अलग-अलग segments जो हमने कहा, labor societies के अलग scam और labor societies not registered, that is the most important thing. It is prima facie, आप देखो prima facie clear cut, सबको उठा के जेल में डालना चाहिए, because fraud is apparent. सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है, आपने अकाउंट खोलकर पैसा दे दिया, उसको टोटली फ्रॉडन तरीके से, जिस दिन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो गया है वही दिन में उसको विड्रॉ भी किया गया है. एंड दिस सो अपैरेंट, इतने अपैरेंट है प्राइमा फेशी, जब हर चीज ऑन रिकॉर्ड्स है, तो why is the arrest taking so long? How are they continuing as board of directors, have the chairman of the have any bank? of the This is beyond. do we as far as my information goes, none of the directors has been arrested so far. आज तक अभी तक कोई अरेस्ट हुआ नहीं है. राजेश मिश्रा जी, क्या कोई गिरफ्तार हुआ है, कोई डायरेक्टर्स तो कोई गिरफ्तार नहीं हुए. क्रेडिट सोसाइटीज के तमाम डायरेक्टर चेयरमैन गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इस बैंक का कोई नहीं हुआ है. बैंक का कोई नहीं हुआ है. बैंक के ऊपर एफआईआर लॉन्च करने के लिए कोर्ट ने भी बोल दिया है, मेरे पास कॉपी भी है उसका. एफआईआर लॉन्च करें और एफआईआर लॉन्च भी हो गया है शिवाजीराव नलावड़े और उनके लड़के के ऊपर. और सबसे बड़ा घोटाला ये है कि इन्होंने भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला किया है. इनका लड़का शिवाजी नलावड़े का लड़का राजा नलावड़े, वो पोस्ट के लिए नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, और उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भर्ती कर दी गई कंपनी में, बैंक में. जी. और उसके बाद वो क्या करता है कि और भी अपने कई रिलेटिव्स के अकाउंट ओपन करता है, और वो सब अकाउंट्स में फ्रॉडली कैश जमा करता है, बाद में सबके ऊपर टीओडी लेके और कहीं और इन्वेस्ट करता है वो पैसे को निकाल के. और उसका पूरा एफआईआर का कॉपी अभी मेरे पास में है कि एफआईआर भी किया गया. प्रदीप नाम्बियार जी, आप बताएं, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है. प्रवीण दारेकर साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं बैंक के, शिवाजीराव नलावड़े जो हैं वो भी डायरेक्टर हैं. प्रदीप, आप बताएं. यस. और आज तक कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जैसे वो तमिलनाडु बैंक का केस था, साउथ इंडियन बैंक का केस था, इसके अलावा ना जाने और कितने बैंक हैं, अलग अलग केसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं. हमेशा सबसे पहले हाथ जो पड़ता है वो चेयरमैन के ऊपर पड़ता है. और अभी बैंक ऑफ राजस्थान में तयाल साहब के खिलाफ भी एक्शन हुआ, आपको याद होगा. आप ये बताएं कि जहां तक के प्रवीण दारेकर जी का प्रश्न है,
प्रवीण दारेकर जी को सुरक्षा कवच कौन दे रहा है? ये बुलेट प्रूफ वेस्ट जो उनको दे रखी है, इसके बावजूद के बार बार उनके खिलाफ फायरिंग हो रही है और साफ तौर पे प्रतीत हो रहा है कि भाई इनकी निगरानी में, इनकी लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में 500 करोड़ का तो लॉस हुआ ही है। 500 करोड़ तो गए हैं एंड दिस इज एक्चुअल कैश। ये नोशनल लॉस नहीं है, दिस इज एक्चुअल कैश व्हिच हैज गॉन फ्रॉम द बैंक। 500 करोड़ का असल कैश गया है बैंक से, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा है। प्रदीप बताएं सर। एग्जैक्टली अब देखोगे द गवर्नमेंट इन पावर, द पीपल इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। एनएससीएल स्कैम में भी देखा, जिग्नेश शाह जो चेयरमैन था, उनका अरेस्ट के लिए बहुत प्रेशर के बाद, इतने समय बीत जाने के बाद एक्शन हुआ। ये कहना कि लोअर लेवल में लोग इस ब्लंडर क्रिएट किए हैं, मिस्टेक किए हैं, फ्रॉड किए हैं, दिस इज नॉट द फैक्ट। अनलेस टॉप मैनेजमेंट का टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता तो बार बार वही सेम मॉडस ऑपरेंडी जो ले रहा है, फर्जी अकाउंट क्रिएट करना, फर्जी सोसाइटीज को अकाउंट क्रिएट करना, सोसाइटीज के वेयर अबाउट्स को चेक नहीं करना, रजिस्ट्रेशन है नहीं है इसको चेक नहीं करना, बार बार अकाउंट खोल के चेयरमैन सेक्रेटरी उनको पेमेंट दे देना और पेमेंट किकबैक्स। This is apparent. The fraud is apparent and people have to see through it. I mean, right, this is for any investigating agency. 2 मिनट में पूरे कमिटी और चेयरमैन मैनेजमेंट सब अरेस्ट होना चाहिए। Hang on a minute, प्रदीप। राजेश मिश्रा जी, अब आप ये बताएं कि क्रेडिट सोसाइटीज जो डिफॉल्टर क्रेडिट सोसाइटीज हैं 29 के करीब हैं, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है? उनके कुछ चेयरमैन को, उनके कुछ डायरेक्टर्स को, उनको शायद अरेस्ट किया गया है। क्या प्रवीण दारेकर जी जो इस वक्त नहीं है हमारे साथ और ना ही बात करना चाह रहे हैं, क्यों बात नहीं करना चाह रहे मालूम नहीं है, अगर वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं और जैसा कि आर्ग्यूमेंट अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको तो आना चाहिए ये बताने के लिए कि वास्तविकता में क्या हुआ है। आपके मुताबिक क्या इसमें सिर्फ जो 29 क्रेडिट सोसाइटीज हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, क्या सिर्फ इन्होंने ही धोखाधड़ी करी है बैंक के साथ, या बैंक के उच्च और उच्चतम अधिकारी जितने भी थे, इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड इंक्लूडिंग द ट्रस्टीज एंड इंक्लूडिंग द डायरेक्टर्स, क्या ये सब लोग इन्वॉल्व्ड थे इस कंस्पिरेसी में टू डिफ्रॉड द बैंक ऑफ सो मच ऑफ मनी एंड फेदर देयर ओन नेस्ट? यानी क्या इन सब लोगों की साजिश के तहत 500 करोड़ रुपए बैंक का गया है फिलहाल? राजेश मिश्रा जी। सर, ये टोटल 29 सोसाइटीज नहीं है, टोटल 89 सोसाइटीज हैं जी, जिनको फ्रॉडुलेंटली पैसा दिया गया है और गवर्नमेंट पैसा ऐसा देती नहीं है। बैंक का एक खुद का एक डिपार्टमेंट है चेक करने का, वो रिपोर्ट देती है कि सोसाइटी को लोन नहीं देना है, इसने पहले ही फ्रॉड किया हुआ है। उसके बाद भी उसका दूसरा दिन लोन सैंक्शन होता है और उसको पेमेंट दिए जाते हैं। तो इसमें सोसाइटी का गलती नहीं है, ज़्यादा गलती इनका चेयरमैन और ये डायरेक्टर्स लोगों का बॉडी का है। ये रिपोर्ट आने के बाद भी बैंक का स्टाफ बोलता है कि वो सोसाइटी का रिकॉर्ड चेक करने के बाद भी ये फ्रॉड कर रही है, इसको लोन नहीं देना है, उसके बावजूद भी बैंक लोन देती है उनको, और आज तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और डीप में जाओगे, मरे हुए जो लोग एक्सपायर हैं उनके नाम पे अकाउंट, ऐसे 200 अकाउंट मिले हैं जिसमें लोग एक्सपायर हैं, उनके अकाउंट खुले और उनको लोन दिए गए, उनके पैसे निकल गए। लेकिन केवाईसी नॉर्म कैसे पूरा किया? लेकिन सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो ये है, हैरानगी की बात ये है, और चलिए हैरानगी की भी नहीं, शॉकिंग बात ये कि कुर्ला में, घाटकोपर में, अलग अलग जगह पर ऐसे ऐसे लोग मिले हैं, अंधेरी में ऐसे लोग मिले हैं जिनके नाम पर बैंक ने लोन दे दिया है और उनका अकाउंट तक नहीं है बैंक में, और उन्होंने आकर के कहा है कि भाई हमारा आपके साथ कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है बताइए तो सही, हमारा राशन कार्ड आपके पास पहुंच गया है, पैन कार्ड आपके पास पहुंच गया है, बट वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग फ्रॉम यू। और वो लोग ईओडब्ल्यू में गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। लेकिन मैं उस बात पर नहीं आ रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं प्रदीप, अब आप ये बताएं कि प्रवीण दारेकर जी एमएनएस में हैं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जैसे कल कई अखबारों में भी आया कि हो सकता है कि प्रवीण दारेकर जी भारतीय जनता पार्टी में जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागणों के साथ प्रवीण दारेकर जी ने शायद कोई ना कोई समझौता कर लिया हो जिसके तहत उनको एक लेट्स से सिक्योरिटी अम्ब्रेला में that may be provided to him, then okay fine, no action will be taken against you, you come over to this side as long as you bring in these many funds. Do you think that's possible? Sir, that is the most dangerous thing that we are seeing in the entire thing, because investigation एक part, not only investigation agencies, as journalists, जब investigate करते हैं तुरंत एक लिंक निकल जाते हैं, लिंक
जो शुगर फैक्ट्रीज, जो शुगर कोऑपरेटिव सेक्टर में पैसा दिया गया है। और आज के तारीख में बीजेपी शिवसेना के बहुत सारे लीडर्स के पास शुगर मिल्स आ गए हैं, कोऑपरेटिव शुगर सेक्टर के शुगर बिजनेस, दे हैव बिकम बैरन्स एंड नाउ दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड। द मनी सिफन्ड आउट फ्रॉम दिस बैंक। मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में पूरे महाराष्ट्र के पूरे मुंबई के जितने कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज के पैसे यहां पर है, क्या एक दिन ये बस्ट हो जाएगा तो ये पैसे कहां जाएंगे? गरीब सोसाइटीज के पैसे हैं यहां पर, छोटे लोगों के पैसे, गरीब सोसाइटीज के पैसे, गरीब हाउसिंग सोसाइटीज के पैसे, इसको टोटली मिस यूटिलाइज करके, इलीगल तरीके से चैनलाइज करके गलत जगह पे इन्वेस्ट करना, फ्रॉडलेंट तरीके से, फ्रॉडलेंट सोसाइटीज, फ्रॉडलेंट लेबर फॉर्म्स एंड फ्रॉडलेंट शुगर मिल्स। जो शुगर मिल्स इन्होंने पैसे डाला है, दैट हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन। इसमें आई डोंट नो व्हाई द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर टेकिंग सो मच टाइम। इमीडिएटली पूरे कमिटी बर्खास्त करके सबको अरेस्ट करना चाहिए था, उसको छोड़ के एंडलेस चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, एंडलेस चेन। एज यू सेड, आपने जो पॉइंट उठाया, क्या पॉलिटिशियंस, जो बीजेपी सरकार है, इसको हुडविंग करेंगे, इसको मैनेज करेंगे या इस पर पर्दा डालें? नाउ दैट इज द डेंजरस ट्रेंड। Let's take a look at the graphics. I tell you what, let's have a better understanding of what's really going on, because we really have come to the end of the show. Let's take a look at the graphics. प्रवीण दारेकर साहब जो हैं वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। ये जनाब जो हैं, इनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, जैसे राजेश मिश्रा जी बता रहे थे, जैसे अभी प्रदीप नाम्बियार जी ने बताया। याद रखें, प्रवीण दारेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हैं, चेयरमैन हैं इस बैंक के, और इनके चेयरमैनशिप में ही ये सब हुआ है। इसके पहले जो कुछ हुआ उसके अंदर चलिए हम नहीं जाते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत घोटाला हुआ है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, जहां तक के मुंबई पुलिस का प्रश्न है, जहां तक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का प्रश्न है, जहां तक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रश्न है, आई एग्री इट्स अ कोऑपरेटिव बैंक, आई एग्री अ कोऑपरेटिव बैंक यूजुअली हैज अ लॉट ऑफ लीवे, बट at the same time a cooperative bank has to work within certain parameters. Now obviously all these parameters have been flouted completely by this bank, and what action has been taken against Mr. Darekar? Pradeep, what do you expect will be done? Very very quickly, what do you expect will be done as far as Mr. Darekar is concerned? Sir, the new government जो भी आता है, immediately they have to dismantle the entire thing. इसको sack करके पूरे नए कमेटी ad hoc उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, एंड एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके इस चीज को चलाना पड़ेगा, और पूरे चीज को तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके फर्स्ट टेक द कस्टडी ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड द चेयरमैन इंक्लूडिंग प्रवीण दारेकर, शिवाजी राव नलाडे और जितने लोग रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज आप देखोगे, नॉट फ्रॉम एवरी स्टेप there's not one case where corruption has not been played. छोटा इंसिडेंट्स, इवन व्हेन दे अपॉइंटेड द डिजास्टर रिकवरी साइट, जो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है एडवांस में 10 साल का, एक टाइम काम शुरू करने से पहले पूरा 100% पेमेंट करना, ये I don't think even the government of India does that. Nobody does it. लोगों के पैसे, गरीब लोगों के पैसे, गरीब हाउसिंग सोसाइटीज के पैसे, क्रेडिट सोसाइटीज के पैसे इस प्रकार से दुरुपयोग करना, this is not going to, they have to be arrested. Everybody has to be arrested. Starting from Mr. Darekar. Is that what you're saying? राजेश मिश्रा जी, आप बताएं आखिर में, क्या आपको उम्मीद है कि लोगों की गिरफ्तारी होगी? नंबर 1, और नंबर 2, ये पैसे क्या वापस आएंगे? मुझे लगता नहीं है पैसे आएंगे, ऐसा मुझको लग रहा है। नहीं, गिरफ्तारी मुझे नहीं लगता पैसे आएंगे। गिरफ्तारी शायद हो सकती है, गिरफ्तारी होनी चाहिए और बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर प्रूव हो चुका है केस, अभी प्रूव होने के लिए कुछ बचा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट करके इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इमीडिएटली गिरफ्तारी होनी चाहिए, और पैसे तो रिकवर इनसे करना ही चाहिए, किसी भी कीमत पे करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ और स्कीम लाके इनके ऊपर कुछ एक्शन करना पड़ेगा। I tell you what we should do. I think we should continue with this tomorrow. कल इसके ऊपर we'll have a special show on this. मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं और उनके सारे डायरेक्टर्स जो हैं, ऐसा मेरी राय है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक हमें लिखें ऑन insidestory@lemonnews.com। याद रखें, आप इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं ऑन लेमन न्यूज के ऊपर। मैं चाहूंगा कि आप अपने सुझाव भेजें, आप अपनी सलाह भेजें कि आप क्या चाहेंगे। मेरी समझ में, मान लीजिए ये पैसे रिकवर नहीं होते अलग अलग क्रेडिट सोसाइटी से, जितने भी डायरेक्टर्स हैं और चेयरमैन साहब हैं, इनके पर्सनल एसेट से ये रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि इनमें एक आदमी 500 करोड़ का आदमी है, तो 500 करोड़ इनके लिए कोई ज्यादा रकम नहीं है। एक शख्स इस बैंक की वजह से 500 से 1000 करोड़ का आदमी बन चुका है, तो इसमें किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पैसे बड़े आराम से आ सकते हैं।
प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और राजेश मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Right, and I hope we will continue with this when we come back tomorrow. That's right, we will have a special show of this tomorrow. Should the dues of the bank be recovered from the personal assets of all these directors who've made hay while the sun has been shining on the Mumbai Central District Cooperative Bank? The amount involved is a mere 500 crores at the moment. The actual amount, of course, is about 1,500 crores, but we'll talk about that when we come back tomorrow. In the meantime, you take a look at the headlines and keep watching Lemon News. Bye-bye. खतरे में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी, विधानसभा में हार के बाद चांदोरकर को हटाने की मांग। वानखेड़े स्टेडियम में शपथ लेंगे महाराष्ट्र के नए सीएम, फडणवीस का नाम सबसे आगे। भाजपा शिवसेना के मेल मिलाप के संकेत, एनडीए के स्नेह भोज में नहीं होंगे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र सदन निर्माण घोटाले में घिरे भुजबल, एनसीपी नेता छगन भुजबल की होगी जांच।